Assalamualaikum. This is going to be the lecture from Focus on Comprehension based on Unit 15. This is for the BS second semester Punjab University students. This lecture is going to be equivalent to 1 credit hour. In this Unit 15, we are going to discuss how to summarize the complex text. And in this unit, you will identify the information in a media text, select the relevant information and construct a mind map. Mind mapping की टेक्निक है और ये आपने अपनी टेक्निक खुद फाइंड आउट करनी है। हमारी मुख्तलिफ तरह की मेमोरी होती है। कुछ लोग पिक्चर्स को याद रखते हैं, कुछ लोग नंबर्स को याद रखते हैं, कुछ फेसेस को याद रखते हैं और कुछ लोग चीज़ों के लिंक्स आपस में डेवलप करके खुद थ्रू रेफरेंस पॉइंट्स जो है वो याद रखते हैं। नाउ दिस इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस, दिस इज़ अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड टैलेंट, यानी कि हर इंसान का अपना मेमोरी का एक तरीका कार होता है चीज़ों को याद रखने का। वो आपको अपने बारे में खुद फाइंड आउट करना है कि माइंड मैपिंग की टेक्निक आपने किस तरीके से अपने दिमाग के मुताबिक आपने लर्न करनी है। Then you have to read out the text in your own words. Of course, summarization जो है वो इसके अंदर आएगी. The reading from this unit will be based on the 2 articles from a science magazine. और समराइजेशन जो है इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। प्रीवियस यूनिट्स में हमने देखा कि हमें पैसेजेस को समराइज करने के लिए कहा गया, तो इसको हम 2 तरह की स्टेजेस में हैंडल करते हैं। नंबर 1, मेकिंग द नोट्स, एक लिस्ट की तरह, माइंड मैप की तरह या किसी और तरीके से, जिस तरीके से भी आपको याद रहे उस तरीके से आप समराइजेशन के लिए नोट्स बना सकते हैं। नंबर 2 इज पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग मीन्स द पैसेज बाय यूजिंग योर ओन वर्ड्स, यानी कि आप समरी जब लिखते हैं तो आप अपने वर्ड्स में प्रेफरेबली लिखते हैं। So in this unit we will look at how to summarize a more complex text. सबसे पहले एक्टिविटी 15.1 दी गई है। The only way to select information from a complex article is to make notes. Note taking is a skill that is essential in effective communication, where identifying important points made and referring to them in an exchange can lead to better understanding and fewer problems. सबसे पहले तो जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके अंदर से important information को extract करना, identify करना, extract करना, ये सबसे पहला step होता है। तो easiest possible way is you can sit with a pencil in your hand and you can keep on underlining the keywords. Remember, keywords आपने underline करने हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि important points उस text के क्या हैं, और जितना ज़्यादा आप keywords को highlight करेंगे उतना आसानी से आप समझ सकेंगे। यानी कि लंबे लंबे lines नहीं लगाने हैं, आपने keywords पे lines लगाने हैं ताकि आपको जो text है उसका idea clear हो सके। So, making the simple notes. Read the following article. Note down as much information as you can under 2 headings. Advantages of GM crops and disadvantages of GM crops. अगला जो article हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर टॉपिक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स के बारे में है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उन्होंने कहा कि इस पूरे आर्टिकल को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसके एडवांटेजेस और दूसरे उसके डिसएडवांटेजेस। New Year, new debate. Will the world finally make up its mind on genetically modified food? Now, this is the subheading, or you can say the strapline of the article. आर्टिकल का टॉपिक है न्यू ईयर न्यू डिबेट, नए साल के साथ नई छिड़ने वाली बहस, और क्या दुनिया आखिरकार अपना जहन बना सकेगी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए। अब ये एक सवाल जो है वो उसने आर्टिकल राइटर ने सवाल की तरह स्ट्रैप लाइन इसलिए रखी है, इट इज़ गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट, इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग स्ट्रैप लाइन, ताकि आप इसको पढ़ें तो आपके जहन में सवाल उठे क्या। नंबर 1, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आखिरकार है क्या। नंबर 2, कि दुनिया उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस क्यों कर रही है, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके अंदर क्या रिस्क हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये सब सवाल पढ़ने वाले के जहन में उभरने चाहिए। Para 1 gives a premise of this topic. इसके अंदर राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से
स्टार्ट लिया है बाय गिविंग अस द एग्जांपल ऑफ अ साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड कॉल्ड आरपैड फ्यूसाई, जिसने क्लेम किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटोज जब उसने अपने रैट्स को फीड किए तो वो बीमार पड़ गए एंड द रिजल्टिंग फ्यूरोर, फिर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो था वो शोर उठा और शोर उठने की वजह से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उसके बारे में पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन पर यह इल्ज़ाम लगा कि ब्रिटेन जो है इट इज़ अ नेशन ऑफ जीएम स्केप्टिक्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेकर ये बहुत वहम ज़दा जो है वो नेशन है, कौम है। और उसके बाद साथ ही हेल्थ फियर्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई। Para number two, the world is split into two camps. Europe is anti-GM foods and US is pro-GM foods. And this paragraph ends with a question. पैराग्राफ 2 के अंदर हमें बताया गया है कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। यूरोप जो है उसने बैन्स लगा दिए हैं जीएम क्रॉप्स पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर, जबकि यूएस जो है उसने उन क्रॉप्स को उगाया भी है, पकाया भी है और खाया भी है और उसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। So, on one way or another, 2003 promises to shake up this global divide and offer people on both sides of the GM debate a chance to rethink their positions. Will they take it? अब ये सवाल दोबारा उसने पूछा है, इस पैराग्राफ को उसने दोबारा एक सवाल से एंड किया है, to just give us the food for thought number 1. Number 2, टेक्निक ये इसलिए यूज की जाती है ताकि जो पढ़ने वाला है वो अगले पैराग्राफ में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करे। Para 3 and 4. Para 3 basically gives us the example of India. India जिसने एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का और उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ क्योंकि क्रॉप के लॉसेस उससे कम हो गए और जो थे ना बॉल वर्म की वजह से। और दूसरी बात ये है कि जो उनकी डिपेंडेंसी थी पेस्टिसाइड्स पर वो भी जो थी वो ख़त्म हो गई, उससे फार्मर्स को आज़ादी मिल गई। और उसके बाद लेकिन उसने कुछ सवालात उठाए हैं पैराग्राफ 3 के एंड पर कि क्या ये जो है ना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है ये इंडिया जैसे मुल्क के आबो हवा में सरवाइव कर सकेगी या नहीं, क्या इसकी वजह से इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब आप कोई दवाई यूज़ करते रहते हैं एक लंबे अरसे तक तो ऐसा होता है कि बॉडी पर उसका असर होना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद वही बीमारी ट्रीट करने के लिए आपको ज़्यादा पोटेंसी की मेडिसिन चाहिए होती है। तो उसी तरीके से इंसेक्ट्स होते हैं, जब आप उस पर एक ख़ास किस्म के पेस्टिसाइड्स यूज़ कर करके उनको मारते रहते हैं तो उनको आगे वाली जो उनकी जनरेशन है वो उससे रेजिस्टेंट हो जाती है, इम्यून हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर उसका असर जो है वो कम हो जाता है। फिर आप ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पोटेंसी के पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा करने में नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि फिर उससे एक हेल्दी जो है वो क्रॉप पैदा नहीं होती। And how will biotech corporations stop farmers using the seed without paying for it? फिर उसके बाद ये जो genetically modified crops हैं अक्सर जो फसल इनमें से पैदा होती है उसका बीज अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता, वो बीज खरीदना पड़ता है। तो क्या जो है वो बीज खरीदे बगैर इंडिया कॉटन जो है वो उगा सकेगा? उसके एंड पे उसने राइटर ने कहा द आंसर्स विल बी क्रूशल, यानी कि इसके जवाब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। पैराग्राफ 4 के अंदर इसी से रिलेटेड बात हो रही है, पोटैटो वैरायटी की तरह यहाँ कॉटन के बारे में बात हो रही है और फिर साथ ही कहा कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया जैसे मुल्क के लिए वो भूख का जवाब भी हो सकते हैं, यानी कि माली तौर पर जो है वो इंडिया को फ़ायदा दे सकते हैं। इंडिया जो है वो अपनी क्रॉप्स खुद पैदा कर रहा है और उसके अंदर से जो कॉटन की तरह पोटैटो वैरायटी भी एक है और इंडिया की डिपेंडेंसी दुनिया के ऊपर इस वजह से कम भी हो सकती है और उससे वेस्टर्न जो कंपनीज हैं उनका तसल्लुत ख़त्म हो सकता है। Para 5 gives us different perspectives of different countries. EU, European Union has imposed tough bans on GM foods and US considers these bans as outrageous. तो यूरोपियन यूनियन जो है अभी तक वहम का शिकार है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को लेकर और उन्होंने ये इस वक्त बात का मुतालबा किया, एक तो बैन लगा दिया और दूसरा मुतालबा किया कि जो भी कोई इम्पोर्टेड जो फूड्स हैं जो जीएम फूड्स हैं उनके ऊपर लेबलिंग की जाए कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं और ट्रेसेबल हैं, यानी कि पता लगाया जा सके कि आखिरकार उन्हें किस तरीका कार से उगाया गया है। यूएस जो है वो इसके सख्त खिलाफ है
और यूएस की ये कोशिश है कि उसके ऊपर से ये बैन जो है वो हटा लिया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक ये अनवर्केबल है और नहायत ही इररिस्पॉन्सिबल कदम है। Paragraph 6 to 7 tells us about the farm trials in Britain to monitor the impact of GM crops on farmland biodiversity, and these farm trials are without any progress. So paragraph 6 में सबसे पहले हमें farm trials के बारे में बताया गया कि किस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनका फार्म लेड बायोडाइवर्सिटी पर क्या रिजल्ट आता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। 3 साल गुजरने के बाद भी उनके बारे में कोई इतनी खातिर खार जो नतीजे थे वो सामने ना आ सके। इसकी वजह से पूरे मुल्क में एक नेशनल डिबेट का मुतालबा किया गया, जिसमें ये डिस्कस किया जाना था कि आया इस प्रोजेक्ट को यहीं ख़त्म कर दिया जाए या फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज करके ज़्यादा फंडिंग देकर जो है वो इसको नए सिरे से चलाना चाहिए आगे। सो पैराग्राफ 7 के अंदर जो नेशनल डिबेट का मामला है, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च होंगे और बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा। पैराग्राफ 8 गिव्स अस द डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस। पैराग्राफ 8 के अंदर डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? स्ट्रैंगल होल्ड ओवर फूड चेन। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की वजह से क्या होगा कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो फूड को अपने काबू में कर लेंगी, अपने कब्जे में कर लेंगी। देन ह्यूमन बींग्स माइट डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इस तरह की जीन्स पैदा हो जाएंगी जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा, और फिर कोई अगर बीमारी का ट्रीटमेंट करना होगा तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। देन अननेचुरल टेक्नोलॉजी। बेसिकली रिलीजियस ग्रुप्स को इससे एतराज़ है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अननेचुरल है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि मोर जॉब क्रिएशन होगा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, बायोटेक्नीशियंस, उनके लिए, या फिर मॉलिक्यूलर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। और अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पैदा होंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए बहुत ही माइल्डर या बिनाइन हर्बिसाइड्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। और शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की बहुत मैस प्रोडक्शन की वजह से ये दुनिया की अंदर जो भूख पेश आ रही है बहुत सारे मुल्कों में, ये उसका जवाब भी हो सकता है। In paragraph 9, the writer refutes the claim that is made by Piusai in the beginning, जिसमें उसने कहा था कि उसने रैट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटोज खिलाए तो वो बीमार हो गए। तो राइटर जो है उसने कहा कि मैंने साबित कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो सवाल भी कर रहा है कि क्या ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में, क्या दुनिया में ये सब कुछ पॉसिबल है? और पैराग्राफ को वो एंड, और इस आर्टिकल को वो एंड कर रहा है इस चीज़ के साथ कि उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में यूरोपियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको उनके बायस्ड हैं ओपिनियंस, और उन्हें ये सब कुछ छोड़कर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और ये चांस से ब्रिटेन को फ़ायदा उठाना चाहिए। Now we are going to talk about the activity 15.3. 15.2 डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो आपके से अपने से रेलिवेंट है और बेसिकली प्रैक्टिस है, तो ये आप एक्टिविटी 15.2 खुद भी कर सकते हैं। एक्टिविटी 15.3 एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। आस्किंग यू इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये आपके अपने करने के लिए है, ये एक सॉर्ट ऑफ एक प्रैक्टिस टास्क है और ये नॉन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी है, तो ये आपने खुद ही करनी है। डिवाइज अ टाइटल फॉर योर आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है जीएम क्रॉप्स द स्टेट ऑफ द डिबेट, तो आप टाइटल इसका ये भी दे सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ जीएम फूड। So question number 3, write an opening paragraph which establishes the subject of the article and makes an overall judgment। ये भी आपके अपने ही करने वाला है क्योंकि आपने खुद ये पैराग्राफ लिखना है। Now use each of your headings to form a topic sentence for a paragraph. Link one paragraph with another according to the connections you have drawn on the mind map. You may write your paragraphs in any order you choose that is reasonable or logical. So ये एक्टिविटी भी आपके अपने करने वाली है। आपने अगर माइंड मैप बनाया है तो उस माइंड मैप पर बेस करके आपको आगे के बाकी के पैराग्राफ्स लिखने हैं। हर पैराग्राफ की एक अपनी छोटी सी हेडिंग होगी और आपने हर पैराग्राफ को पहले और नेक्स्ट आने वाले पैराग्राफ से कनेक्ट करना है।
Question number 5. Finally, compare your piece of writing with the original article. Does your summary present the ideas fairly? So this question you have to do it on your own. ये आपको खुद करना है क्योंकि ये opinionated question है.